मेरी पॉइंट तो सुन लेना डियर्स, ठीक है। तो इस टाइप के जर्नल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अब फिर आप लोग देखोगे कि ये तो सर ने फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में मांगा है, या फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो अब मैं आपको कहता हूँ कि मैंने ऐसी जगह कंस्ट्रक्शन करनी है जहाँ पे मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए, ठीक है, कंक्रीट, अच्छी क्वालिटी की कंक्रीट चाहिए। तो आपको पता है कि अच्छी क्वालिटी कंक्रीट से मुराद क्वालिटी एग्रीगेट्स होने चाहिए, ठीक है। तो फिर आपने एग्रीगेट्स के बारे में लिखना है, मीन्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। सेम उस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे जो कि यूनिवर्सिटी लेवल में, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में होते थे, ठीक है। कि जिस तरह हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेन के बारे में क्वेश्चंस करते थे या डिफ़ाइन के क्वेश्चंस होते थे, ठीक है ना। तो नहीं, एमसीक्यूज़ मुश्किल है, एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। बहुत कम चांसेस है एमसीक्यूज़ के, 1% भी नहीं है कि एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। मेरे सब्जेक्ट में तो कम से कम नहीं होंगे, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल इससे पहले मैंने आप लोगों को जो टॉपिक्स पढ़ाया उसमें से जनरल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज होंगे। तो फिर उसमें आप लोगों ने स्टडी किस तरह करनी है। अक्सर जो लड़के होते हैं, ठीक है, जो क्लास नहीं लेते, उनको ये मसले आएंगे। जो क्लास ले रहे हैं उनको तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मैं क्लास के दौरान आप लोगों को जर्नल एग्जांपल्स देता रहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है, ये मटेरियल है, तो जर्नली हम इसको कैसे देखेंगे, ठीक। अगर मैं इस तरह आपको फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ, लेट से मैं आपको कहता हूँ कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है। वहाँ पे ब्रिक्स के ऊपर जो है वो मींस ब्रिक वर्क हुआ है, और उसकी बाहरी सतह पे वाइट जो है वो चीज़ आ गई है, मींस उस ब्रिक्स जो वाइट ब्रिक की सरफेस थी वो वाइट हो गई है, ठीक है। तो ये क्या रीज़न है। अब मैंने आप लोगों को पढ़ा है कि हमारे पास एक इशू आता है, उसको हम इफ्लोरेंस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रिक की बाहर की सतह जो वाइट हो जाती है, ये साल्ट्स की वजह से हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह फिर इसका आंसर आपने देना है, ठीक है। तो आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना कि मैं बेसिकली बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। मीन्स जर्नल जो हम, ठीक है ना। अच्छा, जिनको साउंड प्रॉब्लम है वो थोड़ा अपनी जगह चेंज कर लिया करें, फिर उसके बाद बताया करें, ठीक है, क्योंकि सबको इशू नहीं होते। तो क्वेश्चंस आप लोगों के इस टाइप के होंगे, आलमोस्ट हर सब्जेक्ट में ऐसे होगा। अब बाकी टीचर्स आई डोंट नो उन्होंने आपको बताया या नहीं, आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। उनसे कह सकते हो सर मुझे थोड़ा सा 10 मिनट पहले हमें लेक्चर का बता दें, ठीक है, कि हमारा एग्ज़ाम्स में क्या होगा। वैसे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को स्टार्ट में ही ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है एडजस्ट होने में, ठीक है। नॉर्मली अगर ये 5th वीक है तो 8 वीक के बाद एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 8 वीक, अभी ये 5th वीक है तो ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हैं आपके पास, हो सकता है ईद के बाद हो या ईद के पहले हो, ठीक है ना। तो आपने, अब मकसद क्या है बताने का, जो आपको टॉपिक कराया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर ख़ुद को क्लियर किया करें। जनरली भी जो एग्जांपल्स मैं देता हूँ, ठीक है, आप मुझसे भी जनरली पूछ सकते हो, इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी। अब हमारे सब्जेक्ट में जो है, अब मटेरियल्स के सब्जेक्ट में तो आपका मैथमेटिकल क्वेश्चंस तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जिस आपके सब्जेक्ट में मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं तो वो भी सर से पूछ ले, या एनालिसिस वगैरह एग्जांपल्स हैं तो वो सर से पूछ ले कि सर जो हमारा क्वेश्चंस होंगे वो सेम टू सेम आएंगे या आप इसमें चेंजेस करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये सिचुएशन है एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने थोड़ा सा स्टार्ट में बता दिया एडवांस में, ताकि आप लोग जो है इसके ऊपर तैयारी कर सको, ठीक है। तो जो लड़के जो हैं मींस अभी तक उन्होंने काम वगैरह शुरू नहीं किया हुआ, मींस जस्ट क्लास अटेंड किए, तो वो इसके ऊपर थोड़ी सी रिवीजन स्टार्ट कर लें, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले फिर मैं ऐसे करूँगा कि एक स्पेशल क्लास अरेंज कर लेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों के जितने क्वेश्चंस होंगे, जो टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, ठीक है, तो उसको हम डिटेल में रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एज सच ऑफिशियली तो कोई न्यूज़ नहीं आई यूनिवर्सिटी ओपन होने की सुदेश। तो जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती, क्योंकि अभी तक तो पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अभी पेशावर में भी काफ़ी एरियाज़ में देख रहा हूँ कि वहाँ पर इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया हुआ है, मींस काफ़ी एरियाज़ को उन्होंने सील्ड किया हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आई डोंट नो, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अब मैं इनसाइड सिटी में रहता हूँ, तो सिटी में मैं काफ़ी एरियाज़ देख रहा हूँ जो इन्होंने लॉकडाउन कर दिए हैं। तो इस सिचुएशंस को देखते हुए मुश्किल है कि यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो, लेकिन
कुछ कह नहीं सकते गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो हायर एजुकेशन HEC की तरफ देखती है कि वो क्या डिसीजन लेंगे, देन उसके मुताबिक होगा, ठीक है। तो पेशावर के डिफरेंट एरियाज़ में लॉकडाउन्स चल रहे हैं, तो मुझे तो यही दिख रहा है कि आपका मिड टर्म चांसेस, मुझे ये लग रहे हैं कि मिड टर्म आपका जो होगा वो ऑनलाइन होगा। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस में बता दिया ताकि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। जो टॉपिक्स मैंने करवाए हैं उसको आप रिवाइज़ करें, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इशू नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि जिन लड़कों का इंग्लिश में इश्यूज़ हैं, इंग्लिश में मसला है, ठीक है, तो वो काफ़ी मीन्स उनके लिए फिर और भी चैलेंज हो जाएगा एग्ज़ाम। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश के ऊपर काम स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि जब आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जो आपके माइंड में जनरल आइडियाज़ होंगे तो उसको आप इजीली इंग्लिश में फिर लिख सकोगे, ठीक है ना। सो दैट्स माई पॉइंट ऑन एग्ज़ाम। सो अच्छा, एग्ज़ाम कैसा होगा? अच्छा, अब तक तो कोई पॉलिसी बनी नहीं है एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी मेरा भाई है वो पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, दूसरे मेरे कज़न्स हैं वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो उनके जो मैं फॉर्मेट देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है सेम वही फॉर्मेट हो सकता है फॉलो, क्योंकि उनका फॉर्मेट जो था बेसिकली उनको टाइम दिया जाता है 24 आवर्स का, ठीक है, 24 आवर्स का, और उनका जो पोर्टल होता है, जिस तरह आप लोगों का सूट पोर्टल है, इसके ऊपर पेपर्स अपलोड हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आमिर है, आमिर के पास 9 बजे टाइम है, ठीक है, तो वो 9 बजे ऑनलाइन होकर अपना पेपर जो ही ओपन करेगा तो उसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जो 2 घंटे का पेपर होता है, मीन्स उसका पेपर 11 बजे ख़त्म हो जाएगा, तो 9 से 11 उसने पेपर करना है, ठीक है, या 1.5 घंटे का होता है तो 9 से 11:30 तक करना है, ठीक है। इसी तरह ज़ाकिर है, ठीक है, तो ज़ाकिर को फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम मिलता है 12 बजे, तो वो 12 बजे जो है, मैं ये टाइम कंफर्म नहीं है लेकिन इसमें चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है, उसको 12 बजे टाइम मिलता है तो 12 बजे अपने पोर्टल पे जाता है, अपना पेपर ओपन करता है, ठीक है, तो उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह अगर सलमान है, ठीक है, तो सलमान को 3 बजे टाइम मिलता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर जो स्टूडेंट है उसको टाइम मीन्स उसके लिए ईजी है, ठीक है, पेपर ओपन करना, तो उस टाइम वो ओपन करके अपने अकाउंट से अपना पेपर ओपन करके और सॉल्व कर सकता है। और सॉल्व कैसे होगा, वहीं पे आप अगर आपसे आंसर्स मांगे तो वहीं पे आप टाइप करोगे, ठीक है, लेकिन पेपर्स जो हैं वो अब डिफरेंट होंगे। जो 9 बजे का पेपर होगा ना, सेम टॉपिक होगा लेकिन उसके क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। अब जो 12 बजे पेपर होगा वो सेम टॉपिक होगा लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं पॉइंट आप लोगों को मेरा समझ में आ रहा है? तो यूईटी और पेशावर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स तो इस टाइप के हुए थे और वो लोग तो HEC के अंडर हैं, तो पॉसिबिलिटी है 60 to 80% के आप लोग के एग्ज़ाम भी सेम फॉर्मेट पे होंगे, लेकिन ये ऑफिशियली नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी फिर आप लोगों को पॉलिसी बताएगी। अब मैं जो बातें बता रहा हूँ ये जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर ये ना हो कि आप लोग सरप्राइज़ ना हो जाओ, तो ये आप लोगों के साथ है एज अ मैं मीन्स आप लोगों की अच्छाई के लिए मैं थोड़ा सा स्टार्ट में इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का माइंड बन जाए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जो हो अभी सेकंड सेमेस्टर्स में उम्मीद इतना एडवांस नहीं आए। जी जी, ना कैमरा खोबा ऑन नहीं आगा भैया दियो, इसके बारे में फिर हमें वो बताएंगे कि आप लोगों को कैमरा ऑन होना होगा या नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे कि वो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपने उठाया गूगल में पेस्ट किया, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी हर चीज़ का तोड़ निकालते हैं ना, गूगल में पेस्ट किया और गूगल से आंसर उठा के लिख दिया, तो ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। जो आप लोगों ने आंसर लिखना होगा ना वो अपने अल्फाज में लिखना होगा। ये कॉन्सेप्ट स्टडी का मतलब ये होता है, अपने अल्फाज में लिखना होता है, ठीक है ना, तो वो आसानी से समझ आता है। अगर किसी को इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पता हो ना, कि किसी दूसरे की जो हमारे पास फॉर एग्जांपल डेफिनेशन होती है या किसी दूसरे का जो बारे में कोई पॉइंट होता है वो हम अपने अल्फाज में कैसे लिखते हैं, तो उसको हम एक्टिव पैसिव वॉइस इस ये टॉपिक्स देख लें इंग्लिश के अंदर, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हम आंसर्स अपने अल्फाज में कैसे लिखते हैं। ये आज क्लास के बाद या आज रात को आप लोग ये थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर देखें कि व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो ये इससे आपको पता चल जाएगा कि अपने अल्फाज में हम कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है ना।
तो इस टाइप की चीज़ होगी। तो अब फॉर एग्जांपल एक लड़का पेपर अटेम्प्ट करेगा और उसने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके दिया है मुझे, लेकिन उसका आंसर ठीक है, तो वो फिर भी क्रॉस होगा क्योंकि उसने अपने अल्फाज में नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ठीक है, इतनी टेंशन नहीं लेनी है, बस ख़ुद को समझाएं और थोड़ा सा इंग्लिश के ऊपर काम करें। बाकी एज सच इतना मुश्किल भी नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट मैंने आप लोगों का थोड़ा सा आइडिया क्लियर करने के लिए आप लोगों को बता दिए, ताकि आप इसके ऊपर काम शुरू कर दें। आपके पास ऑलमोस्ट 20-25 डेज़ हैं। ठीक है, तो इसके बारे में फिर इन डिटेल बताया जाएगा आप लोगों को। तो ये था आप लोगों के एग्ज़ाम और पेपर्स के बारे में, ठीक है। तो अब ये अब एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि बाज़ लड़कों को इंग्लिश का मसला होता है, कोई कहता है सर इंग्लिश में नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो अगर आप लोग देखें तो अपना लेवल अभी से इसके ऊपर काम शुरू कर दें, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अपनी इंग्लिश के ऊपर फोकस करें, तभी आप लोग कामयाब होंगे आगे भी, ठीक है। तो स्टार्ट है, मुश्किल लगेगा लेकिन इंशाल्लाह सेट हो जाएगा जी। नहीं, वहीं पे आप सबमिट कर दोगे, ऑनलाइन पेपर होगा, वहीं पे पेपर जब ख़त्म होगा तो लास्ट में ऑप्शन लिखा होगा कि फिनिश सबमिट, तो ऑनलाइन हमारे पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी देखें, मैं आप लोगों को पहली बात ये की है उबैद कि ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी फिर बताएगी आप लोगों को क्या है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ना अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब मेरी जो बात है ये कंफर्म नहीं है, यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है, ठीक है। मैं एज आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रही हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो जाए। बाकी यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है और पेपर किस तरह का होगा, ठीक है। तो बस मकसद ये था, लेकिन ये बात मैं आप लोगों को श्योरिटी से कह रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस कंसेप्ट वाइज होंगे, ठीक है, ये बात कंफर्म है, ठीक है, कि आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो सेम टू सेम नहीं होंगे जिस तरह आपने फर्स्ट सेमेस्टर के मिड और फाइनल में एग्ज़ाम दिए और जो नोट्स मिलते थे वो नोट्स हू बहू आते थे। यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन जो होंगे वो जर्नल होंगे, ठीक है, टॉपिक के साथ मैच होंगे और उनकी जो वर्डिंग्स होंगी वो चेंज होंगी, ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्रीगेट्स के बारे में बताया है, ठीक है। सो आई थिंक ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों को, ठीक है। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ ऐसी चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ बताने की कि जो नॉर्मली टीचर्स नहीं करते, ठीक है, इतना कम्युनिकेशन नहीं होता। सो मैं इसलिए बताया आप लोगों को, शायद आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन्स हों तो वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो आप लोग अपना माइंड बना के उस हिसाब से अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। डियर, अब सलमान आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहे हो। अब मेरा जो पेपर है, मैं अपनी बात करूँगा, ठीक है। तो उसमें मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ गुजारा कर सकता हूँ कि अगर एक लड़के ने कोशिश की है सही तरीके से लिखने की, लेकिन कुछ गलतियाँ उससे ग्रामर में हो गई हैं, तो वो खैर इतना इशू नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। लेकिन अब दूसरे टीचर्स हैं, उनके बारे में मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना। सो लेकिन मुझे ये दिखना चाहिए कि आपने लिखा क्या है, ठीक है, वो एसएमएस टाइप की इंग्लिश वो चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है। सो आई होप क्लियर होगा एंड चलें क्लास की तरफ। आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं जस्ट अ मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, देन हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, स्लाइड्स? Zakir, I will tell you about the assignment procedure and how you guys will submit the assignments as well. So don't worry about that. Inshallah, we will make a video about this, and everything will be clear regarding the assignments and quizzes and each and everything. Inshallah, within 1 or 2 days, right? So let's start our today's lecture. Inshallah, in our today's lecture, we will focus on remaining topics of
और एग्रीगेट चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एग्रीगेट, अच्छा एग्रीगेट अब तो पता चल गया ना, अब तो मुझे बार बार क्रश और मींस सैंड कहने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि बहुत awkward लगता है टू बी ऑनेस्ट। मैंने अपनी टीचिंग लाइफ में इतना, फर्स्ट टाइम मैंने जो ना इतने मींस कॉमन वर्ड्स यूज़ किए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, फॉर यू आर अंडरस्टैंडिंग टू बी ऑनेस्ट। मानो सर जी दवा कोई दो नफल ही कोई, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। ठीक है, तो अब मैं इतने कॉमन वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा। तो आज के लेक्चर में हम जो है बेसिकली कौन सी चीज़ें कवर करेंगे। तो पहली चीज़ जो है एग्रीगेट्स में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एग्रीगेट आते हैं, ठीक है, तो उसके हम खसूसियात के बारे में कैसे जानेंगे, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हार्डनेस, उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन, जस्ट लाइक हमने ब्रिक्स की जो टॉपिक था, ठीक है, उसमें डिस्कस किया था। ठीक है ना। देन उसके बाद हमारा सेकंड जो फोकस होगा तो वो ग्रेडेशन के ऊपर होगा। ठीक है, ग्रेडेशन का मतलब होता है साइज़ के लिहाज से तकसीम करना। ठीक है, इनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में तकसीम करना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने एक साइड से स्टोन्स थे, ठीक है, एक चट्टान थी, वो तोड़ी है और आपके सामने मुख्तलिफ़ साइज़ में पड़ी हुई है। अब इनको कामरान, ये क्लास रिकॉर्ड होती है और ये यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड होती हैं। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा चैनल तो उनको जो है वो मसला नहीं होता। ठीक है, तो साइज़ के लिहाज से जब हम इनकी डिविजन्स करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज़ में, तो उसको हम कहते हैं ग्रेडेशन। ठीक है, तो सेकंड फोकस हमारा इसके ऊपर होगा। और इसके बाद थर्ड जो होगा फोकस, थर्ड गुड क्वालिटीज़ ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, एक एग्रीगेट में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसको वो एक बेहतरीन, ठीक है, बनाता है, मींस गुड क्वालिटीज़ उसकी होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी खसूसियात एग्रीगेट्स में होनी चाहिए, तो ये हमारा थर्ड, ठीक है, टॉपिक होगा। एंड द लास्ट वन इज़ अबाउट क्रशिंग स्टोन्स। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास सोर्सेस कौन कौन सी होती है एग्रीगेट्स की। एक मैंने आप लोगों को ग्रेवल्स के बारे में बताया था, ठीक है, और एक मैंने आप लोगों को क्रशिंग स्टोन्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्रशिंग स्टोन्स को देखेंगे। ग्रेवल्स तो मैंने आप लोगों को वहाँ पे बता दिया था कि वो हमें दरिया के किनारे पे मिलते हैं। ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि पानी की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम क्रशिंग स्टोन्स के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं से चट्टानों को बाकायदा तोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसमें फिर कैसे उसको मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुजार के हमारे पास एग्रीगेट्स आते हैं। ठीक है, अच्छा, चैट में जो अब फालतू बात करेगा मैंने उसको ब्लॉक करना है। ठीक है, क्लास से मैंने उसको आउट करना है। ठीक है, आपका क्लास के ऊपर फोकस नहीं, और यहाँ पे आप ऐसे ही रेगुलर चैट्स करते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये फोकस होगा आज के लेक्चर में इन चार चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो क्लियर है आप लोगों को क्या हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। मुझे साथ साथ रिस्पांस दिया करें, ठीक है, क्विक रिस्पांस। इस तरह फिर टीचर स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन है वो अच्छा रहता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं अच्छा, इसमें से एक दो क्वालिटीज़ मैंने लास्ट क्लास में की थी, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि एक प्रॉपर फ्लो के साथ हम हो जाएगा। ठीक है, एक रिदम के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है, तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में जो है हमारे पास सबसे पहले जो है वो स्ट्रेंथ है। ठीक है, स्ट्रेंथ को हम देखेंगे। देन उसके बाद हार्डनेस है। अब स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ को हम कौन से एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो नॉर्मल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए उसको देखेंगे। देन इसी तरह हार्डनेस है। ठीक है, अब हार्डनेस क्या चीज़ है एग्रीगेट की, हार्डनेस को कैसे फाइंड किया जाता है। इसी तरह टफनेस है, थर्ड क्या हमारे पास क्वालिटी है। ठीक है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। एंड इसके बाद जो है ड्यूरेबिलिटी है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी क्या चीज़ है। ठीक है, देन इसके बाद पोरोसिटी है। साउंड इशू सबको आ रहा है?
हेलो। ठीक है, गुड है। अच्छा, तो इसके बाद ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द एग्रीगेट्स इन दिस पोर्शन, ठीक है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि मेरे पास जो एक एग्रीगेट है, ठीक है, तो उसमें कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लेट मी, चलो मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ। अभी क्लियर है? डियर मोस्टली स्टूडेंट्स को क्लियर है, ठीक है। जिनको नहीं, उनका नेट का इशू है। आई थिंक चैट में देख सकते हो, ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्लियर है। अच्छा, जो पेशावर में है ये आज नेटवर्क का थोड़ा इशू है, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट जो है, ठीक है, देन नेक्स्ट जो उसके बाद है उस क्वालिटी, वो है पोरोसिटी, ठीक है। पोरोसिटी को हम देखेंगे। बेसिकली पोरोसिटी का क्या मतलब होता है। अच्छा, एग्रीगेट्स के दरमियान जो स्पेसेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्रश है, तो क्रश लेट से कोर्स एग्रीगेट हम ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो है आपके पास खाली जगह कितनी होती है, ठीक है, तो उसको हम पोरोसिटी कहते हैं। उसको हम इन डिटेल देखेंगे। देन उसके बाद जो है वाटर एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन से मुराद एग्रीगेट जो है वो कितना पानी जो है आपके पास एब्जॉर्ब करता है, जिस तरह हमने ब्रिक्स के केसेस में किया था, ठीक है। ब्रिक्स के केस में हमने किया था कि वहाँ पे 15% या 20% जो आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि वो एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा। तो सिमिलर केस विद द एग्रीगेट्स, यहाँ पर हम एग्रीगेट्स में भी देखेंगे कि वहाँ पे कितना पानी जो है वो एब्जॉर्ब होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अब ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, ठीक है। इनको हम अभी वन बाय वन देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहली है, ठीक है, तो उसके बाद उसके ऊपर कौन से टेस्ट परफॉर्म होंगे एंड उसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, जिनको नेट का मसला आ रहा है, खैर है, ये मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब के ऊपर फिर रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। तो अब क्लास की फिर अभी मैं एक एक लड़के के नेटवर्क के लिए तो हम वेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फिर क्लास का टाइम ही निकल जाएगा। सो लेट स्टार्ट, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है। तो अब स्ट्रेंथ से क्या मुराद है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से आपके पास एग्रीगेट्स हैं, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि आया जब मैं ये एग्रीगेट कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहा हूँ, कंक्रीट बनाने में मैं यूज़ कर रहा हूँ, और फिर ये कंक्रीट जो होती है मैं छतों में यूज़ करता हूँ, ठीक है, जिसको हम लेंटर कहते हैं। लेंटर को आप लोग टेक्निकल ज़बान में स्लैब कहेंगे, ठीक है, स्लैब हम इसको कहते हैं। जो नॉर्मली घरों की छतें होती हैं ना, जब हम कहते हैं लेंटर आज है या लेंटर की कंस्ट्रक्शन है, तो लेंटर को बेसिकली हम क्या कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स में, स्लैब, SLAB, ठीक है। मैं चैट में आपको इसकी स्पेलिंग भी टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम स्लैब कहते हैं, ठीक है। तो जब आप, ठीक है, जब आप स्लैब की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो स्लैब क्या है, बेसिकली छत है आपकी, और आपके पास ज़्यादातर लोड छत के ऊपर आता है, क्योंकि आपने वहाँ पे खुद घूम रहे होते हो, ठीक है। बेसिकली जो हम छत के ऊपर चलते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे मैं जर्नल डिस्कशन के ऊपर जाता हूँ लोड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं टॉपिक थोड़ा सा मैं हट के जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपका आइडिया क्लियर करने के लिए लोड्स के बारे में, कि जब एक बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग के ऊपर कौन कौन से किस्म के लोड आते हैं या वज़न आते हैं, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। समझ में, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना, ठीक है।
मुझे चैट में रिस्पांस दिया करें, ठीक है। इस तरह ये होता है कि फिर मुझे भी फिर थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने में तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक बिल्डिंग के ऊपर कौन से किस्म के लोड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि बिल्डिंग कैसे बनती है, पहले जो है वो इसका ऑटोकैड में मैप बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको डिज़ाइन किया जाता है कि मतलब यहाँ पे आपने एक कॉलम, ठीक है, पिलर को हम कॉलम कहते हैं, ठीक है, कॉलम, उसमें आपके पास कितना स्टील लगेगा, ठीक है। और इसी तरह आपने टोटल बिल्डिंग का स्टील कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो स्टील में आपके पास कौन सी चीज़ यूज़ होती है, कंक्रीट यूज़ होती है ना, ठीक है, छतों में। तो हम जब डिज़ाइन करते हैं तो इसमें हम 3 किस्म के लोड देखते हैं। पहला लोड होता है उसको हम कहते हैं डेड लोड। डेड लोड से मुराद उस बिल्डिंग का अपना वज़न होता है, ठीक है। अपना वज़न से मुराद क्या होता है कि इसका जो छत है, ठीक है, जिसको हम स्लैब कहते हैं, इसका वज़न, आपकी वॉल्स का वज़न, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बुनियाद बनाई है ना, तो बुनियाद के ऊपर पूरी बिल्डिंग का वज़न आ रहा है ना, ठीक है, उसका अपना वज़न, तो इसको हम कहते हैं डेड लोड, ठीक है। ये एक किस्म होती है। दूसरा क्या होता है, दूसरे को हम कहते हैं लाइव लोड। लाइव, अब अल्फाज के ऊपर गौर करो ना तो ये आपको थोड़ा सा और भी आसानी से समझ में आएगा। इसको हम कहते हैं लाइव लोड। लाइव लोड कौन होते हैं, लाइव लोड हम होते हैं, ठीक है, जो हम इस बिल्डिंग के अंदर घूमते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लाइव लोड। और ये जो है चेंज होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कमरे में, ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसके अंदर एक बड़ा हॉल है और हॉल के अंदर जो है वो 500 बंदे बैठे हुए, तो वहाँ पे लोड ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसी बिल्डिंग के अंदर दूसरा कमरा है, ठीक है, वहाँ पे आपके पास बंदे कम हैं या है कोई भी नहीं, तो वहाँ पे लाइव लोड नहीं होगा। तो लाइव लोड जो होता है ना वो आपके पास चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो इसकी चीज़ को भी हम देखते हैं डिज़ाइन करते हुए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी की मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल में जब सेमिनार हॉल बनता है ना, या इस किस्म की हॉल्स जहाँ पे आपके पास एट अ टाइम बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो उनकी स्टील की जो डिज़ाइन होती है, वहाँ पे स्टील जो होता है वो ज़्यादा दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू आपके क्लासरूम्स, क्योंकि क्लासरूम में आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, ठीक है। तो किसी ने अगर साइट पे एक्सपीरियंस किया हो ना, तो उसको ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है ना। तो लाइव लोड एक होता है, दूसरी कैटेगरी हमारे पास ये होती है लाइव लोड की, ठीक है ना। 2 कैटेगरीज हो गई। अब तीसरी कैटेगरी क्या होती है, तीसरी कैटेगरी को हम कहते हैं सुपर इम्पोज्ड लोड। सुपर इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का मतलब होता है वहाँ पे फिक्स कर देना, ठीक है, लोड। अब सुपर इम्पोज्ड लोड हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं घर की मिसाल दे देता हूँ। तो घर में आप लोगों ने, लेट से किचन है, तो किचन के अंदर आपने फ्रीज़र या फ्रिज रख दिया एक जगह पे, ठीक है, वो सुपर इम्पोज्ड में आता है, ठीक है। आपने एक साइड पे रख दिया, अब जब तक आप उसको हिलाओगे नहीं तो वो 1 साल 2 साल तक अपनी जगह पे पड़ी रहेगी, ठीक है, फिक्स्ड। इसी तरह अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो जो लैब्स हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट लैब्स जो हैं, यहाँ पर आप जाके देखें तो आपके पास काफ़ी हैवी इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं, ठीक है, मशीनें पड़ी होती हैं। तो वो बेसिकली क्या होती है, वो एक जगह पे रख दी जाती हैं, ठीक है, उसकी जगह चेंज होती है लेकिन कुछ टाइम के बाद होती है, ठीक है। तो ये कौन सा बेसिकली होता है, ये भी आपके पास सुपर इम्पोज लोड होता है, ठीक है। ऐसी मशीनें, ठीक है, बेजान मशीनें जो हम रख देते हैं, ठीक है, अपनी सेटिंग्स के मुताबिक, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सुपर इम्पोज लोड। तो इसके लिए इसका बताने का मकसद क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप ऐसी बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, जो कि सिर्फ लैब्स हैं वहाँ पे, तो अब आपने जो वहाँ पे स्टील को देखना है ना, तो स्टील के लिए फिर आपने सुपर इम्पोज लोड भी देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने मशीनरी रखनी है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली आप लोगों को 3 किस्म के लोड बताए हैं, ठीक है। एक मैंने आप लोगों को, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वलीद ये डेड लोड नहीं है, डेड ये डेड है, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, DEAD। एक है आपके पास डेड लोड, एक है आपके पास लाइव लोड, एंड एक आपके पास है सुपर इम्पोज्ड लोड, ठीक है, मैंने चैट में लिख दिया। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज मैंने आप लोगों को बताई हैं। एक मैंने आपको बताया डेड लोड, जो कि इस बिल्डिंग का अपना वज़न होता है, ठीक है ना। एंड दूसरा जो है लाइव लोड है, जो हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ठीक है।
तो एंड थर्ड जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है वो सुपर इम्पोज लोड होता है, ठीक है। सबील आप जो है वो काफ़ी एडवांस लेवल पे जा रहे हो, ज़लज़ला इसको हम सीज़मिक लोड कहते हैं। तो वो बेसिकली जो टॉपिक को मैं डिस्कस करूँ ना, एग्रीगेट्स, वो इसके साथ रिलेटेड नहीं है, इसीलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया, ठीक है। वो बेसिकली स्टील के साथ रिलेटेड है, तो जब हम इंशाल्लाह स्टील के टॉपिक में मैं जाऊँगा ना, तो वहाँ पे मैं इसको इन डिटेल डिस्कस करूँगा, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, ठीक है। मैं इसके ऊपर ख़ुद रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप लोग कहोगे तो आई विल शेयर इन ह्यूज अमाउंट ऑफ डिटेल्स, ठीक है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। सो बेसिकली जो मैं लोड्स आपको 3 किस्म के बता रहा हूँ ना, तो इसके बताने का मकसद ये एग्रीगेट्स के साथ रिलेटेड है। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों का बैकग्राउंड नॉलेज क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आगे टॉपिक जो है वो समझने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो अच्छा, सुपर इम्पोज लोड जो होते हैं ना, वो आप हैवी मशीनरी जो रख देते हो, ठीक है, कहीं पे भी। अब मैंने आपको घर की मिसाल दिया, तो घर में मैंने आप लोग को फ्रिज का जो काफ़ी हैवी होते हैं, या फर्नीचर भी एग्जांपल है, ठीक है। आपके डबल बेड, सोफ़ा, फर्नीचर जितना है, ये आपका सुपर इम्पोज लोड में आता है, ठीक है। एंड इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में आपके पास लैब्स के अंदर जो हैवी मशीनरी होती है, ये सुपर इम्पोज लोड में आता है, ठीक है। अच्छा, तो डेड लोड बिल्डिंग का अपना वज़न जो होता है, ठीक है, इसको हम डेड लोड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि बिल्डिंग में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उसके ऊपर 5 छतें बना रहे हो, तो वो ख़ुद को भी तो संभाल सके ना। आप उसकी आपने बुनियाद इतनी मजबूत नहीं बनाई है, और उसके ऊपर 2 स्टोरीज़ बना दिए, और तीसरी जब बना रहे हो तो वो गिर जाए, तो इसका मतलब यही बनता है कि उसने अपना लोड जो था, डेड लोड इसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सका। डेड का मतलब होता है एक जगह पे रहना, ठीक है। तो इसीलिए ये लोड जो होता है ये एक ही जगह पे रहता है। और जो लाइव होता है, लाइव का मतलब ये होता है कि ये लोड घूमता रहता है, ठीक है। हम जो है नॉर्मली जो इंसान का वेट होता है 30 kg से लेके 120 तक या 130 तक, ठीक है, एक बंदा जो होता है, तो वो घूमता रहता है एक बिल्डिंग में, तो वो लाइव लोड होता है, ठीक है, लाइव होता है, ठीक है, वो चेंज होता रहता है। तो अल्फाज के ऊपर गौर करो तो ईज़िली समझ में आएगा। और सुपर इम्पोज्ड का मतलब होता है इम्पोज्ड आपने एक जगह उसको बस रख दिया है, ठीक है। तो इसीलिए हम बेसिकली यही मतलब होता है इंग्लिश सीखने का, ठीक है। जब इंग्लिश सीख लोगे ना, तो फिर आप जो अंग्रेज़ हैं ना बेसिकली, उनके आप फिर बहुत बुरा भला कहोगे कि सब कुछ उन्होंने अपनी ज़बान में इस तरह बनाया हुआ है, ठीक है। अगर यही, मैं फिर टॉपिक से हट रहा हूँ, अगर यही चीज़ें आपकी उर्दू में हो ना, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जिस तरह अगर ये DAE के स्टूडेंट्स होते हैं ना, डिप्लोमा के, इनकी बुक्स उर्दू में होती हैं, तो ये एक दफ़ा स्टडी करते हैं, क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि इंग्लिश का इनको इशू नहीं होता, ठीक है। तो अच्छा, मकसद ये था। टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ, ठीक है। टॉपिक से फिर हम थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ। 3 किस्म के लोड हैं, ठीक है। अब बिल्डिंग आपने बनानी है, बिल्डिंग के अंदर कंक्रीट में जो आपने क्रश यूज़ करनी है, ठीक है, तो आप उसकी भी जो क्वालिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि वो इन 3 किस्म के लोडों को बर्दाश्त कर सके। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि जब एक बिल्डिंग में ऊपर डेड लोड भी है, लाइव लोड भी है, सुपर इम्पोज लोड भी है, अब तो फिर उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इस सब किस्म के जो लोड हैं उनको बर्दाश्त कर सके, ठीक है। अभी आयो पॉइंट पे, अब क्लियर हुए कि मैं यहाँ पे इस लोडों को क्यों डिस्कस कर रहा था। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मुझे हेलो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाएं, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया ये था, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा लोड्स के बारे में इसलिए बताया ताकि यहाँ पे अब जो हम टेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इनके बारे में पता चल जाए कि हम बेसिकली इनको टेस्ट क्यों कर रहे हैं। अब ये मैं आप लोगों को शुरू कर दूँ कि ये स्ट्रेंथ है, ये हार्डनेस है, ये टफनेस है, ये ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है। तो आपको पता ही ना हो कि ये हम मकसद क्या है इसका आगे प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, तो फ़ायदा नहीं है फिर पढ़ने का, ठीक है। तो इसीलिए ये मैंने आप लोगों को जर्नली बताया है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आइडिया आप लोगों को पहले क्लियर किए, ताकि हमें ये पता चले कि हम जो आगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं इनका मकसद क्या है आगे जाके, ठीक है ना। कि हम यहाँ पे अब ये स्लाइड पे स्लाइड घुमाते जाएं और बस जर्नल डेफिनेशंस को देखते जाएं, तो ये फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है, जब तक कि हमें इसके प्रैक्टिकली पता ना चले। और ये हमारी नेचर भी है कि जब हमें प्रैक्टिकली पता चल जाता है ना, तो आसानी से हमें समझ में आ जाता है कि ये साइड पे हमें कहाँ पे यूज़ होना है, ठीक है ना।
तो अब मैंने थोड़ा सा आइडिया आप लोगों का क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके ऊपर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहली है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ हम इसीलिए फाइंड करते हैं, ठीक है, कि इसकी हम कंप्रेशन स्ट्रेंथ फाइंड कर सकें, ठीक है। कंप्रेसिव लोड जिसको हम कहते हैं, कंप्रेसिव का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को दबाते हो, ऊपर से प्रेस करते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक बुक ली है और उसको दोनों हाथों में पकड़ के दोनों साइड से दबा रहे हो, ठीक है। दोनों साइड से आप क्या कर रहे हो, दोनों हाथों से फोर्स उसके ऊपर लगा रहे हो। तो जिस डायरेक्शन में आप उसको प्रेस कर रहे हो ना, तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप उसकी देख रहे हो, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल लेट से आप एक प्लास्टिक लेते हो, एक प्लास्टिक को आप हाथ में पकड़ के दोनों साइड से दबाते हो, तो एक ऐसा पॉइंट आता है वो प्लास्टिक आपके हाथों में टूट जाती है। तो बेसिकली क्या होती है कि आपने उसके ऊपर इतना लोड लगाया है, ठीक है, और वो एक पॉइंट पे आके वो टूट गई है। तो बेसिकली ये लोड जो आपने दोनों तरफ से हाथों से ज़ोर दे रहे हो ना, इसको हम कंप्रेशन कहते हैं या कंप्रेसिव लोड कहते हैं, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? सो बेसिकली कंप्रेसिव लोड मीन्स कंप्रेस करना है, इसको दबाना बोथ साइड से, राइट। तो इसी तरह अब हम एग्रीगेट, ठीक है, यहाँ पे जो एग्रीगेट्स होंगे अब ये देखेंगे, ठीक है, कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपके पास कितनी है, ठीक है। क्योंकि बिल्डिंग के अंदर जब ये अप्लाई होता है, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर आप कंक्रीट यूज़ करते हो तो एक छत है, उसके ऊपर दूसरी छत का लोड भी आ रहा होता है, ठीक है। और लेट से बीम है, ठीक है, बीम के ऊपर आपकी छत का लोड भी आ रहा होता है, कॉलम का लोड भी आ रहा होता है, तो एक हिसाब से कंप्रेस हो रही होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम इसके लोड को देखने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ठीक है, इसको बेसिकली हम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो अब इसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में जिस तरह यहाँ पे स्लाइड में आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी, ठीक है, इसमें इक्विपमेंट्स बताए गए हैं, ये वाले इक्विपमेंट्स के लोड जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली इसमें पहले एग्रीगेट्स को जो है वो सैंपल उसका एक लिया जाता है, देन उसके ऊपर मशीन होती है, ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसके ज़रिए हम लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमने ब्रिक्स के टॉपिक में पढ़ा था कि एक ऐसा पॉइंट आता है उसमें आपके पास मटेरियल क्रश हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है। अब एग्रीगेट है, फॉर एग्जांपल एग्रीगेट का साइज़ जो है लेट से वो 20 mm है, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास 18 से 20 mm एक अच्छा एग्रीगेट क्रश का साइज़ होता है, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर लोड अप्लाई किया और वो 20 mm का जो साइज़ था वो टूट गया, ठीक है, 10 mm में कन्वर्ट हो गया या 10 mm में। तो जिस पॉइंट पे या जिस लोड के ऊपर वो, ठीक है, फर्दर साइज़ में डिवाइड हुआ है, तो ये हम कहते हैं इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो नॉर्मली जो है हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए अच्छे एग्रीगेट की, जो मींस लोड अच्छी क्वालिटी का बर्दाश्त कर सके, तो वो नॉर्मल वैल्यू है हमारे पास 200 न्यूटन पर mm² है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसके ऊपर 200 न्यूटन 200 न्यूटन लोड अप्लाई करें, ठीक है, तो ये एग्रीगेट आपके पास टूट जाता है, क्रश हो जाता है, तो ये हम कहते हैं कि ये आपके पास अच्छी क्वालिटी का एग्रीगेट है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास 100 न्यूटन पे टूट जाता है, ठीक है, या 150 न्यूटन पे क्रश हो जाता है, तो इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी एग्रीगेट, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ के बारे में था, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसको हम कहते हैं। सो इज़ दैट क्लियर? सलीम, चेंज योर लोकेशन। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है ना, ये पीछे जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट या कंप्रेसिव, ये नॉर्मली जो है बिल्डिंग्स के लिए की जाती है, ठीक है। सबील 200 न्यूटन mm से मतलब है फॉर एग्जांपल आपके पास 1 मिलीमीटर जगह है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसकी एक साइड भी 1 मिलीमीटर है, ठीक है, दूसरी साइड भी 1 mm है, ठीक है। और 1/1 mm जगह के ऊपर 200 न्यूटन लोड जब अप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आती है उसको हम 200 न्यूटन कहते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, ये नॉर्मली बिल्डिंग्स के लिए किया जाता है, ठीक है।
उस्मान टेंशन जो होती है वो कंक्रीट की टेंशन स्ट्रेंथ नहीं होती है, ठीक है, वो स्टील की टेंशन स्ट्रेंथ। अब कंक्रीट जो है वो टेंशन में फेल हो जाती है, ठीक है। अब आप एक कंक्रीट को लो या एग्रीगेट को लो, ठीक है, और उसके ऊपर टेंशन मींस टेंशन से क्या मुराद होती है, दोनों साइड्स उसको खींचना। तो दोनों साइड से जब आप उसको खींचोगे तो कंक्रीट की तो कोई या एग्रीगेट की तो कोई टेंशन वो है ही नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ है ही नहीं, इसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है, वो स्टील की होती है। अब स्टील को आप बोथ साइड से जब खींचते हो तो वो फिर आपको पता चलता है, ठीक है। सो नॉर्मली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो बिल्डिंग्स के केसेस में हम मटेरियल की चेक करते हैं, ठीक है। जब बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं तो उसके लिए हम जब मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट चीज़ है, इसको हम कहते हैं हार्डनेस। हार्डनेस से मुराद ये होते हैं ना, अच्छा ये टेस्ट हम किस लिए करते हैं, जब हम रोड बना रहे होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं जर्नल पॉइंट के ऊपर आता हूँ। तो रोड क्या होता है बेसिकली, रोड के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था तारकोल जो होता है, बिचुमेन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये हम क्रश के साथ मिक्स करते हैं, क्रश जिसको हम एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। तो फिर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और बेसिकली आपके पास क्या होता है, अच्छा ये किसका वॉइस ऑन है, फ़खर अली, जस्ट वेट, मैं यहाँ से आपके म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। जाकिर जो क्वेश्चन है वो नोट करते जाओ, फिर उसके बाद क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, हार्डनेस जो है, हार्डनेस जो बेसिकली ये जो है बेसिकली हम रोड की जब कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो उसके लिए देखा जाता है, क्योंकि रोड आपने देखा हो जब गाड़ियाँ रोड के ऊपर जा रही होती हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रही होती हैं, वो बेसिकली इसको हम कहते हैं मूविंग लोड या फ्रैक्शन, इसको हम कहते हैं। अब जो FAC से हैं तो उनको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। फ्रैक्शन बेसिकली रगड़ को कहते हैं। जब भी आप दो पत्थर आपस में रगड़ते हो ना, ठीक है, मैं आपको अब आसान अल्फाज में बताता हूँ, ठीक है। अब इसके बगैर गुजारा जो नहीं होता यार, क्या करें, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल दो पत्थर आप लेते हो, ठीक है, उनको आपस में रगड़ते हो, ठीक है, तो उसकी मदद से आपके पास क्या होती है, आग पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये फ्रैक्शन होता है। आपने जो जब दोनों को आपने आपस में रगड़ा है ना, तो ये रगड़ क्या होती है, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह जब रोड के ऊपर गाड़ियाँ जाती हैं ना, ठीक है, तो गाड़ी का जो टायर होता है, गाड़ी का टायर और रोड के दरमियान, ठीक है, इसी तरह का ये एक फ्रैक्शन सा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब गाड़ी जा रही होती है तो उसका टायर रोड के ऊपर घूमता है ना, तो वो एक किस्म की फ़ोर्स लगा रहा होता है, ठीक है, रोड के ऊपर। तो रोड बेसिकली किस चीज़ का बना हुआ है, एग्रीगेट्स का बना होता है ना। एग्रीगेट्स के साथ क्या यूज़ हुआ है, बिचुमेन यूज़ हुआ है, तारकोल यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अब एग्रीगेट या क्रश के अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि जो उसके ऊपर गाड़ी जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी का जो वज़न या जो लोड इस रोड के ऊपर आ रहा है उसको बर्दाश्त कर सके। तो इसको इस सब कहानी को बेसिकली बताने का मतलब ये था कि हम यहाँ पे हार्डनेस टेस्ट क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ को हम बेसिकली क्या कहते हैं, एब्रेशन कहते हैं, ठीक है, रगड़ या टकराव, ठीक है। इज़ दैट क्लियर, ताकि मैं इस टेस्ट के बारे में फिर और चलूँ आगे। सो बेसिकली इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, इस टेस्ट को जो है जिस अपरेटस को इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म करते हैं ना, इसको हम कहते हैं लॉस एंजलस अपरेटस, ठीक है। ये वो अमेरिका का सिटी नहीं है लॉस एंजलस, ठीक है, ये लॉस एंजलस अपरेटस इसको कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें पहले से स्टील के साइज़ के बॉल्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये क्रिकेट बॉल होता है, ठीक है, स्टील के साइज़ का बॉल होता है, ठीक है, और उसका साइज़ क्या होता है, उसका 47 mm, ठीक है, 47 mm उस एक बॉल का साइज़ होता है। और इस तरह के 11 स्टील के बॉल्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर। एंड बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास एक ड्रम होता है, लॉस एंजलस मशीन एक ड्रम होता है, ठीक है, एक ड्रम की शेप का होता है। उस ड्रम के अंदर आपके पास ये 11 बॉल्स पड़े होते हैं स्टील के, ठीक है। एंड फिर हम क्या करते हैं, जब कौन सा मटेरियल हमने चेक करना है, कोर्स एग्रीगेट को चेक करना है या फाइन एग्रीगेट को चेक करना है,
ठीक है। तो वो हम इसमें डाल देते हैं ड्रम में इन बॉल्स के साथ, ठीक है, स्टील के बॉल्स के साथ, और देन इसको हम फिर घुमाते हैं, ठीक है, रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जब ये रोटेशन हो जाती है, ठीक है, इसको हम 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए रोटेट करते रहते हैं वो स्टील बॉल्स के साथ। अब जैसे कि ये पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, पिक्चर में ये बताया भी गया है, ये स्टील बॉल्स के साथ एग्रीगेट्स डाले हुए हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या होता है, जब हम इसको 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए इस ड्रम को हम घुमाते रहते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम इससे ये सारे एग्रीगेट्स वापस निकाल लेते हैं। और वापस निकालने के बाद फिर हम इसका साइज़ देखते हैं कि मैंने इसको जो है 15 मिनट के लिए इसके ऊपर ये मैंने लोड अप्लाई किए, तो इसकी वजह से इस मेरे एग्रीगेट के या क्रश के अंदर क्या फ़र्क पड़ा है। आया इसका साइज़ कम हुआ है या ये वहीं पे ये मेंटेन रहा है, मतलब फर्दर टूटा नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर हमें पता चलता है कि आया ये जो है लोड को जो है बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं, जो इसके पास हार्डनेस है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं लॉस एंजल्स टेस्ट के ज़रिए करते हैं, ठीक है। और अच्छा, जो नॉर्मल वैल्यू है हमारे पास, जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, वो ये है बेसिकली कि हमारे पास 30% जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल वेयरिंग सरफेस यहाँ पे लिखा हुआ है। वेयरिंग सरफेस से मुराद होता है कि जब आप बुनियाद में इसको यूज़ करते हो, ठीक है। रोड है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो रोड कैसे बनता है, पहले एक आपके पास नॉर्मल ज़मीन होती है, कहीं पे आपने देखा हो, फिर उसके बाद वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं और उसके ऊपर जो रोलर है, ठीक है, वो घुमाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेयरिंग सरफेस कहते हैं, ठीक है। बुनियाद में जब आप पत्थरों को यूज़ करते हो तो उसको हम वेयरिंग सरफेस कहते हैं। अगर वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो ना, तो उसके लिए वैल्यू हमारे पास ये कि वो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 30% से क्या मुराद है कि लेट से आपने 1 kg, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 kg आपने स्टोन लिए, ठीक है, 1 किलो स्टोन लिए, ठीक है, और आपने उसको जो है एक लॉस एंजल्स टेस्ट के ज़रिए उसको चेक किए, और जब आपने उसको मशीन से वापस निकाला और उसको फिर साइज़ चेक किए, तो टोटल 1 kg था, इसमें से 30% जो है उसके साइज़ चेंज हुए हैं, तो वो ठीक है। अगर 30% से ज़्यादा एग्रीगेट का साइज़ चेंज हुआ है, ठीक है, तो वो फिर आपके पास फेल होता है, ठीक है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो है इस टेस्ट की मदद से जो है हम इसका हार्डनेस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है, ठीक है, ताकि हमें इसके एब्रेशन के बारे में पता चले, ठीक है। सो चले आगे, क्लियर है। टेल मी इन द चैट बॉक्स so we can forward towards the next slide. ठीक है, जहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है ना, तो स्ट्रेट अवे मुझे बताया करोगे, सर होल्ड ऑन, यहाँ पे रुक जाएं सर, यहाँ पे हमारे सिग्नल गायब हो गए हैं, ठीक है सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आई रिपीट दैट। अच्छा, लास्ट पॉइंट यही मैंने आप लोगों को बताया कि हम इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है, कि ये जो है, जो मैं यहाँ पे एग्रीगेट्स यूज़ कर रहा हूँ इस रोड में, तो आया ये इस रोड के ऊपर जो लोड आएगा, ठीक है, ये उसको बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं, ठीक है। और वो लोड किस शक्ल में आता है, वो लोड एब्रेशन की शक्ल में आता है, ठीक है। और एब्रेशन क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बताया, रगड़ होती है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, तो अभी थर्ड की तरफ आते हैं, तीसरा जो टेस्ट होता है, ठीक है। तीसरा इसको हम कहते हैं टफनेस, वेयरिंग सरफेस। वेयरिंग बेसिकली हम कहते हैं जो आपके पास फाउंडेशन होती है, ठीक है, बुनियाद होती है रोड की, ठीक है, जो पहले आप पत्थर जो है बिछाते हो उसके ऊपर फिर रोलर को चलाते हो, तो दैट्स कॉल्ड वेयरिंग सरफेस, ठीक है। सो थर्ड वन इज़ टफनेस, ठीक है। टफनेस बेसिकली क्या चीज़ है और हम किस लिए चेक करते हैं। अच्छा, टफनेस से मुराद ये होता है ना, अच्छा, इससे पहले मैंने 2 किस्म के लोड के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा साथ दोबारा इसलिए पीछे चला जाता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। पहला जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बताया था कि जो हमारे पास कंप्रेशन लोड आता है उसको बर्दाश्त करने के लिए या उसको चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट देखते हैं। सेकेंड, मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर जो आपके पास एब्रेशन लोड आता है, ठीक है, रगड़ की वजह से जो लोड आता है, ठीक है, उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा जो है
ये आपके पास इम्पैक्ट लोड होता है, ठीक है। इम्पैक्ट से मुराद फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक हथौड़ी ली है, ठीक है, मैं आसान से मिसाल दे रहा हूँ। एक हथौड़ी ली है और वो आपने जाके एक दीवार के ऊपर मारी है, ठीक है। तो एक तो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल पूरी दीवार है, तो वो हथौड़ी पूरी दीवार के ऊपर तो आपने नहीं मारी, एक पॉइंट था, उस पॉइंट के ऊपर जाके आपने हथौड़ी मारी है ना, ठीक है। जो हथौड़ी की वजह से जो फोर्स लगी है या जो वज़न था वो उस एक पॉइंट पे लगा है दीवार के अंदर, पूरी दीवार के ऊपर तो नहीं लगा ना, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट लोड, एक पॉइंट के ऊपर जब लोड, ठीक है, लगता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वही हथौड़ी लो और एक पत्थर को मारो, तो आपके पास पत्थर तो बहुत बड़ा होता है लेकिन वो एक पॉइंट के ऊपर जाके लोड लगता है ना, वो एक हथौड़ी की मदद से, एक हैमर की मदद से आप लगा रहे हो तो वो एक पॉइंट के ऊपर लगता है, तो इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट लोड, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? अभी क्लियर हुए कि व्हाट इज़ इम्पैक्ट लोड? when we apply a load on a single point, so is that called impact load, ठीक है ना। तो अब हम एग्रीगेट को जो है वो इस चीज़ के लिए भी देखेंगे, ठीक है ना, कि अब ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीगेट है, ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा कंक्रीट मिलेट से मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो कंक्रीट में जब मैंने यूज़ किया है तो कंक्रीट तो आपके पास अगर बिल्डिंग में यूज़ हुई है तो पूरा छत होता है, ठीक है। और पूरे छत के अंदर आप किसी एक पॉइंट के ऊपर स्ट्रेंथ मालूम करना चाहते हो, तो बेसिकली उसके लिए जो टेस्ट हम करते हैं उसको हम इम्पैक्ट लोड कहते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट लोड के ज़रिए हम ऐसे करते हैं कि इसका एक पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेंथ होती है उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। सो इसमें आपके पास अब वैल्यूज़ क्या हैं, तो इसमें नॉर्मली ये कहा जाता है कि 45% जो है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स अगर आपने एक पॉइंट के ऊपर 100% लोड लगाया है तो उसने 45% लोड जो है वो बर्दाश्त किए, तो ये गुड क्वालिटी है। अगर इससे 45% पे मीन्स वो फ़ेल हो गया। अगर आप 50% पे फ़ेल होता है या 60% पे होता है तो वो जो है आपके पास फिर अच्छी क्वालिटी का जो है वो एग्रीगेट नहीं है, ठीक है ना। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो बेसिकली जो है टफनेस जो है वो इम्पैक्ट लोड को जो है वो बर्दाश्त करने के लिए हम देखते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ अगेन। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, टफनेस बेसिकली जो होती है ना, हम एक ख़ास पॉइंट के ऊपर जब हम लोड फाइंड करते हैं कि एक ख़ास पॉइंट के ऊपर ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको हम इम्पैक्ट टेस्ट कहते हैं, ठीक है। एंड ये नॉर्मली कंक्रीट के लिए किया जाता है, ठीक है। जब हम एग्रीगेट्स को कंक्रीट में यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड फिर उसमें एक ख़ास पॉइंट के ऊपर जब हम इसकी स्ट्रेंथ मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट इम्पैक्ट लोड, ठीक है। एंड अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, फोर्थ है। अब ये क्या है, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी से मुराद म्याद हम इसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली अब इसको मैं इजी वर्ड्स में कैसे बताऊँ आप लोगों को। चलो एक ऐसी एग्जांपल है मेरे माइंड में अभी आई है, ठीक है। मैं जिस तरह आप फॉर एग्जांपल मोबाइल लेते हो, ठीक है। अब मोबाइल का आप मुझसे पूछते हो कि इसकी वारंटी कितनी है, ठीक है। थोड़ी सी ऑकवर्ड है, थोड़ी सी अजीब सी एग्जांपल है, लेकिन हाँ, समझने के लिए आप लोग आई होप समझ जाओगे, ठीक है। तो अच्छा, अजान हो रही है, 1 मिनट के लिए मैं वेट कर लेता हूँ, ठीक है, देन वी विल कंटिन्यू। सरजीता दवाओं का अजान टाइम दे।
अच्छा, तो चलते हैं वापस क्लास की तरफ, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी जो मैंने आपको बताया कि वारंटी कह सकते हो, ठीक है, कि हमें एक पता चल जाए कि ये एग्रीगेट जो है ये कितने टाइम तक जो है ना वो मींस फेल नहीं होगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो है अगर मैं आप लोगों को बिल्डिंग के बारे में बताऊँ ना, तो आप कहें कि फॉर सर हमने एक जगह पे बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है उसकी कुछ ना कुछ वारंटी जो होती है, एक लाइफ होती है, ठीक है, उसके बाद वो फेल हो जाती है। जिस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे पास, अब अगर मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, दसे दवा माता ने दे पकार चिता सुधा मार्क्स लालच का वही सही रहा लुकमान द टीचर और द स्टूडेंट मीन हमदल त पता लगी ची आगा द बगैर द लालच नहीं अहो बगैर द इस नहीं सही है और द जड़ नहीं, ठीक दा उधर से दवा भी आ कबूल की गई। तो यार तुम लोग मुझे फिर क्लास के दौरान में ब्याह से माल है बस मिस कॉल रहा कि जब यारे पढ़शम सही है ना, या टेम्पो माची। अच्छा, तो अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ ना कि बिल्डिंग जो है इसकी लाइफ कितनी होती है, ठीक है, जो हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग के रूल्स होते हैं, ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग के रूल्स ये कहते हैं कि आपकी जो एक कंक्रीट की बिल्डिंग है वो 50 ईयर्स या 45 ईयर्स तक वो सही तरीके से रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्रैक आने शुरू हो जाते हैं और उसको फिर मेंटेन करना होता है, ये उसकी अब इसको हम सर्विस लाइफ कहते हैं, ठीक है। अगर एक सही तरीके से जो डिज़ाइन है उसके मुताबिक एक बिल्डिंग बनी है, ठीक है, या एक रोड बना है, तो उसकी लाइफ जो होती है सर्विस लाइफ, ठीक है, वो 45 टू 50 ईयर्स होती है। उसके बाद फिर उसके अंदर आपको मेंटेनेंस करनी होती है, क्रैक्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है ये चीज़ तो है नहीं, 45 ईयर्स तक तो बहुत मुश्किल है। तो इसको हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। अब इसी तरह एग्रीगेट भी है, ठीक है, तो अब एग्रीगेट है, इसकी भी हम ये देखेंगे कि इसकी आपके पास ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है या कितने टाइम तक ये हमारे पास स्टेबल रहते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है वो क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, टाइम के लिहाज से। तो बेसिकली दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ तो इसको हम इंटरनल डैमेजेस कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है एक टाइम के हिसाब से, क्योंकि इसकी भी एक ख़ास क्वालिटी होती है, एक ख़ास टाइम तक ये लोड बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद तो ये खामखा इसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, तो इसको हम इंटरनल डैमेजेस कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये अब है इसके बारे में ये कन्फ्यूजन है कि आप कौन सी किस्म का एग्रीगेट या क्रश यूज़ कर रहे हो। अगर आप ऐसा एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो या क्रश जो कि आपको दरिया के किनारे से जो नॉर्मली कलेक्ट की जाती है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी फिर डिफरेंट होती है। लेकिन अगर आप जो है किसी चट्टान या पहाड़ या पत्थर जो हैं उनको काट कर और वो यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कंक्रीट में, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में मुख्तलिफ़ किस्म के रॉक्स के बारे में, ठीक है, कि एक हमारे पास इग्नियस रॉक होती है, एक आपके पास सेडिमेंट्री रॉक होती है और एक आपके पास मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है ना। तो अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कौन सी किस्म की रॉक को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो हर एक रॉक क्या आपके पास अब ड्यूरेबिलिटी भी फिर डिफरेंट होती है। तो बेसिकली इसमें अब फिर हम कौन सी क्वालिटी को देखते हैं, इसमें हम देखते हैं इसका बुनियादी असूल जो है, बेसिक प्रिंसिपल जो है, ठीक है। स्लाइड में भी आप देखो तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी यही है कि इसके बाद आपने मीन्स इसकी सोर्स के बारे में बताना है कि एग्रीगेट कहाँ से लिया गया है, आइए दरिया के किनारे से कलेक्ट किया गया है या चट्टानों से लिया गया है या कौन सी किस्म की रॉक से लिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर ये जो है डिपेंड करता है, ठीक है। तो एंड दूसरी चीज़ जो है वो पोरोसिटी है। पोरोसिटी का मतलब ये होता है कि एग्रीगेट जो है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो क्रश है, ठीक है, इसके अंदर खाली जगह कितनी है, क्योंकि नॉर्मली आप एक क्रश के पीस को उठाते हो ना, तो उसको आप अगर गौर से देखो तो उसके अंदर छोटे छोटे जो होते हैं वो मीन्स सुराख से होते हैं, ठीक है। सबील जो स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होती है वो बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ। और आपके पास जो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, सेडिमेंट्री की नहीं होती, इतनी नहीं होती, ठीक है।
जो आपके पास ये दरिया के किनारे से मिलती है, इनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी ये पानी की वजह से इतनी डैमेज हो चुकी होती है कि इस रॉक के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा खाली जगह है, जिसको हम पोर्स कहते हैं या पोरोसिटी कहते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो फेल हो जाती है जल्दी। बस थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि नमाज बस आप 6:15 तक पढ़ सकते हो, तो बस एक थोड़ा सा रह गया लेक्चर, फिर जा सकते हो आप लोग, ठीक है। सो ड्यूरेबिलिटी जो है वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आपको हर एक जो है एग्रीगेट की डिफरेंट देखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम साउंडनेस टेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो वो बेसिकली उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस हैं, तो उसके ऊपर फिर आपको इंशाल्लाह जो लैब होगी आप लोगों की, उसमें फिर आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी जो है वो हम एग्रीगेट की चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको 2-3 बुनियादी असूल बताए हैं कि चट्टान की किस्म क्या है, रॉक की किस्में क्या हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वालिटी जो है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन। अब ये एग्रीगेट है, ठीक है, क्रश है, अब ये खामखा हमने इसमें देखना है कि ये पानी आपके पास कितना जज़ब कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपके पास बहुत ज़्यादा पानी मीन्स जज़ब कर रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका मतलब ये है जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा खाली जगह, तो खाली जगहों का मतलब ये होता है कि वो स्ट्रेंथ उसकी नहीं है, उसके ऊपर लोड आएगा तो वो टूट जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को जब हम चेक करते हैं तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कहते हैं। तो ये कैसे होता है, इसके लिए सबसे पहले जो होता है वो खाली एग्रीगेट्स को लिया जाता है, ठीक है, क्रश को, उसका ठीक है वेट किया जाता है, ठीक है, वज़न किया जाता है, वो आपके पास W1 हो जाता है। देन उसके बाद आपने इसको पानी में रखना होता है, फिर उसके बाद दोबारा वेट किया जाता है, तो उसके हिसाब से आपके पास वेट वेट और ड्राई वेट जो होता है इनका माइनस किया जाए, एंड फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर डिवाइड बाय वेट वेट और मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो मल्टीप्लाई बाय 100 से मुराद हम इसकी परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी हम वाटर एब्जॉर्प्शन चेक करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास ये है कि 0.6% जो है ना, कोई भी वेट ले ले आप, 1000 किलो ले रहे हैं फॉर एग्जांपल एग्रीगेट, 1 किलो एग्रीगेट ले रहे हैं, ठीक है, 1 kg ले रहे हैं, जितना भी एग्रीगेट ले रहे हैं, लेकिन जब परसेंट होती है ना तो वो मतलब 1% से भी कम होना चाहिए इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। 0.6% जो है अगर इसने पानी एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, तो ये अच्छी क्वालिटी का है। अगर इससे ज़्यादा किया ना 0.6% से, तो फिर आपके पास लो क्वालिटी में आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये वाटर एब्जॉर्प्शन है। अच्छा, ये हम चेक क्यों करते हैं, ये हम इसीलिए चेक करते हैं क्योंकि आपने आगे एग्रीगेट जाके कंक्रीट में यूज़ करना होता है। अगर इसने पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करना हुआ तो कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट आपने यूज़ की होती है, तो ये सीमेंट का पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो जब इसने सीमेंट का पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो ये आपको स्ट्रेंथ नहीं देगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने ऐसा एग्रीगेट यूज़ किया, ठीक है, जिसकी आपके पास वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू जब आपने यहाँ पे चेक की, ठीक है ना, और वो 0.6% से ज़्यादा थी, और जब आपने उसको कंक्रीट में यूज़ किया तो डेफिनेटली उसने कंक्रीट का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया जो सीमेंट के साथ था, तो इसीलिए वो फिर वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ नहीं देगा, ठीक है, वो कंक्रीट फेल हो जाती है। सो इसीलिए हम इसका टेस्ट करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो आई होप क्लियर, ठीक है। अच्छा, लेक्चर्स आप लोगों के हैवी हो रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है काम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 1 घंटे के बाद बंदे के सिग्नल उड़ जाते हैं, ठीक है ना, नेटवर्क के साथ साथ। तो एक इंसान का अपना माइंड का नेटवर्क होता है, वो भी बड़ा मुश्किल होते हैं उसके सिग्नल को सही रखना, ठीक है ना। तो लेकिन आप आदी हो जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये था वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, एंड इसके बाद नेक्स्ट जो है पोरोसिटी है, ठीक है। पोरोसिटी का क्या मतलब होता है, अच्छा आसान अल्फाज में चलें, ये इस डेफिनेशन को छोड़े, मैं आपको पिक्चर बताता हूँ, सिंपल आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये देखें, पोरोसिटी बेसिकली कहते हैं ना कि आपने फॉर एग्जांपल एक कंक्रीट है, ठीक है, कंक्रीट अब लेट से उसके अंदर एग्रीगेट यूज़ किए, तो अब क्रश के जो मीन्स टुकड़े होते हैं या पीसेस होते हैं मुख्तलिफ, ठीक है, बाजरी आपने ली, ठीक है, तो उसके बहुत ज़्यादा पीसेस होते हैं। अगर उसको आप एक जगह एक बर्तन में डाल देते हो, मैं मिसाल देता हूँ, बर्तन में, शीशे के बर्तन में एग्रीगेट्स को डाल दो, ठीक है, और उसको बाहर से देखो, ठीक, मैं आता हूँ आपके पॉइंट की तरफ सलमान, ठीक है, उसको बाहर से देखो ना, ठीक है, तो अगर आपको उनके क्रश के दरमियान में खाली जगह बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है ना, ठीक है, एक क्रश और दूसरे के दरमियान में, तो इसको हम कहते हैं हाई पोरोसिटी, मीन्स इसके दरमियान में बहुत ज़्यादा खाली जगह हैं।
जिस तरह ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन की जो लेफ़्ट साइड पे जो पिक्चर है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा आपको खाली जगह नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, हाई पोरोसिटी कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसके अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे पिक्चर पे आ जाओ ना, और इसमें ये देखो ये मुख्तलिफ़ एग्रीगेट के पीसेस हैं, तो इनके दरमियान में खाली जगह इतनी नहीं है, तो ये लो पोरोसिटी है। अच्छा, मकसद क्या है? मकसद इसका ये है ना कि जहाँ पे आपके पास मीन्स एग्रीगेट्स के या क्रश के या बाजरी के दरमियान में ज़्यादा स्पेसेस होंगे, वो आपको स्ट्रेंथ मीन्स क्वालिटी कम देगा, ठीक है ना। क्योंकि उनके दरमियान में बॉन्ड जो होता है ना, वो अच्छे तरीके से नहीं बनता, वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से सीमेंट के ज़रिए जो है वो मीन्स सही बाउंड नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास इनके दरमियान में स्पेसेस कम है, लो पोरोसिटी है, ठीक है, तो वो अच्छा आपको स्ट्रेंथ देगी, ठीक है। सो बेसिकली ये पोरोसिटी है, ठीक है। अच्छा, सलमान कह रहे हैं कि 6 से ज़्यादा हो तो वो गुडेगी। नो सलमान, 0.6 से इंक्रीज़ हो तो वो आपके पास फिर लो एग्रीगेट में आता है, गुड क्वालिटी एग्रीगेट नहीं होता, ठीक है। पानी ज़्यादा जज़ब करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर खाली जगह बहुत ज़्यादा है, स्पेसेस कम है। सो क्लियर, एनी प्रॉब्लम? अभी यहाँ तक कोई मसला तो नहीं आया? टेल मी इन द चैट बॉक्स। सलीम ख़ान, ये आपके नेटवर्क का इशू है डियर, साउंड क्लियर नहीं है आपको। उस्मान, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है आपको? ये पोरोसिटी का पॉइंट क्लियर नहीं है आपको? सलीम, आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे हो और मेरी आवाज़ सुन के आप टाइप भी कर रहे हो, तो अगर ये प्रॉब्लम होता नेटवर्क का तो आपको मेरी आवाज़ कैसे आती डियर? और बाकी सबको लेक्चर क्लियर जा रहा है। सो अच्छा, पोरोसिटी बेसिकली क्या होता है कि अगर आसान अल्फाज में बताऊँ आपको तो अमाउंट ऑफ ओपन स्पेसेस, ठीक है, ओपन स्पेसेस इन द रॉक, ठीक है। रॉक से मुराद यहाँ पर आपके पास क्रश है, ठीक है। क्रश के दरमियान में आपके पास जितनी खाली जगह होती है ना, इसको हम पोरोसिटी कहते हैं, ठीक है। पिक्चर इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर इंग्लिश में मैं शुरू हो जाऊँ ना डेफिनेशंस को, तो टू बी ऑनेस्ट वो आप लोगों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हुआ। और ये क्लास की एंडिंग्स हैं, तो क्लास के एंडिंग्स में फिर इंसान वैसे भी थोड़ा सा हैवी फील करता है, ऑलरेडी इतना लेक्चर हुआ होता है, ठीक है। सो ये लास्ट टेस्ट होता है, ठीक है, इसको हम पोरोसिटी टेस्ट कहते हैं, ठीक है। पोरोसिटी चेक करना, एंड बेसिकली इसकी चेक करने का मतलब ये होता है कि ये आपको जो है स्ट्रेंथ देगा हैवी या नहीं देगा, ठीक है। सो ये आपके पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। तो यहाँ पे आप लोगों का ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक कंक्लूड होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ग्रेडेशन, ठीक है। ग्रेडेशन जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि साइज़ के लिहाज से जब हम चेक करते हैं एग्रीगेट्स को, ठीक है, या क्रश को हम चेक करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रेडेशन। मीन्स इसको ग्रेड में डिफरेंट ग्रेड्स में इसको तकसीम करना इसके साइज़ के लिहाज से, ठीक है। तो बेसिकली जो है इसको हम कैसे तकसीम करते हैं, इसके लिए आपके पास जो ऑपरेटस यूज़ होता है उसको हम सीव कहते हैं। अब ये पिक्चर आप जो है अपनी स्लाइड के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। ये स्लाइड के ऊपर जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है बेसिकली सीव है, इसको हम सीव कहते हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए जो है हम इसको साइज़ को चेक करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो एक सीव्स की रेंज होती है, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास सीव्स होती हैं, ठीक है। उसके ज़रिए हम इसके साइज़ को चेक करते हैं।
तो बेसिकली ये अब नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि सीव के अंदर पिक्चर में देखो कि ये मुख्तलिफ एग्रीगेट पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये बहुत स्मॉल साइज़ के हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको हम सीव एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। कि हम इसका एनालिसिस कर रहे होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये लेट से हमने जो फैक्ट्री से हमारे पास एग्रीगेट या क्रश आई है, ठीक है। तो अब उसको हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम करना चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास स्मॉल साइज़ के जो है वो मैं अलग करूँ, हैवी साइज़ के जो मीडियम साइज़ के हैं वो मैं अलग करूँ, और जो आपके पास मीन्स जो ग्रेटर साइज़ के हैं वो अलग करूँ। तो इसके लिए जो आपके पास प्रोसेस कैरी किया जाता है उसको हम ग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। सो इसके लिए फिर जो प्रोसेस होता है उसको हम सीव एनालिसिस कहते हैं। सो इज़ दैट क्लियर? गुड। एंड अब नेक्स्ट टू जो स्लाइड्स हैं इसमें जिस तरह हमने गुड क्वालिटीज़ पढ़ी थी ब्रिक्स की, उसी तरह अब हम एग्रीगेट्स की गुड क्वालिटीज़ को देखते हैं, ठीक है। एग्रीगेट्स की गुड क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले ये है कि आपके पास जो है एग्रीगेट जो है वो मींस कंबाइन होना चाहिए, वो अच्छी स्ट्रेंथ देते हैं। कंबाइन से मुराद जो आपके पास दरिया के किनारे से मींस जो आपको ग्रेवल्स मिले होते हैं वो भी, और जो आपने स्टोन्स को क्रश किया होता है, चट्टानों को, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मिक्सचर आपको मिल जाए ना तो वो इजी होता है, मींस वो अच्छी स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है ना। तो अच्छी क्वालिटी के एग्रीगेट्स की, ठीक है, एक ये कंडीशन होती है। एंड दूसरी क्वालिटी ये है कि जब आपने इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ टेस्ट किए हैं, ठीक है, इसकी क्वालिटीज़ को चेक करने के लिए। जिस तरह मैंने आप लोगों को हार्डनेस के बारे में बताया कि ये हार्डनेस टेस्ट कैसे होता है, स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे होता है, तो उनसे जो वैल्यूज़ आनी चाहिए ना, तो उनके मुताबिक ये इनकी जो है स्टैंडर्ड वैल्यू अगर हो इस एग्रीगेट की तो एक गुड क्वालिटी एग्रीगेट होता है, ठीक है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो ये है कि उसके मीन्स जो एग्रीगेट है वो आपके पास मीन्स अगर आपने चट्टानों से, ठीक है, वो क्रश करके बनाए हुए हैं, तो चट्टानों में अक्सर क्या होते हैं, पौधे वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, पौधे उगे होते हैं या उनके ऊपर कोई घास वगैरह होती है, ठीक है। तो जब आप उनको तोड़ते हो तो ये देखना चाहिए कि उसके अंदर ये घास वगैरह या डिफरेंट और जो इम्प्योरिटीज़ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मीन्स पत्ते वगैरह, ये चीज़ें जो हैं ये इसमें से मिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर होनी चाहिए, एक ही साइज़ में, ठीक है, होनी चाहिए। एंड ये आपके पास एक अच्छी क्वालिटी के एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है। सो इसके बाद अब लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। एंड लास्ट स्लाइड जो है लास्ट स्लाइड बेसिकली आपके पास स्टोन की क्रशिंग के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक जो है आपको मीन्स दरिया के किनारे से जो आपको मिलते हैं, ठीक है, रिवर शोर जिसको हम कहते हैं, और एक जो है दूसरा आपके पास जो तरीका था वो ये था कि हम चट्टानों को क्रश करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो प्रोसेस होता है उसको, ये एक पिक्चर है, ठीक है, इस पिक्चर को आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। तो इस पिक्चर में मैंने उस मराहिल को जो है वो क्लियरली तकसीम कर दिया। ये मैंने पिक्चर को इसलिए यूज़ किया कि अगर आप लोग थ्योरी की तरफ में जाता तो थोड़ा कंफ्यूज आप लोगों को कर देता। तो इसमें सबसे पहले स्टेप होता है कि स्टोन्स होते हैं, ठीक है, चट्टानें होती हैं, उसके अंदर ड्रिलिंग की जाती है, ठीक है, सुराख बड़े बड़े किए जाते हैं, और उसके अंदर ब्लास्ट करने के लिए हम उसको आप क्या कहते हो, बारूद इन शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है। तो उसको फिल किया जाता है मटेरियल ब्लास्ट करने के लिए, ठीक है। देन जब ब्लास्टिंग हो जाती है तो मुख्तलिफ़ साइज़ में आपके पास चट्टानें टूट जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप होता है। देन उसके बाद अब हम इसको फिर फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपने ये ब्लास्टिंग किया वहाँ से इन चीज़ों को लेकर फैक्ट्री को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। फिर फैक्ट्री में आपके पास क्रशिंग प्लांट लगे होते हैं जो कि इन चट्टानों को क्रश करते हैं, ठीक है।
थैंक गॉड सलीम के आपका साउंड क्लियर हुआ है। ठीक है, इसको फिर हम चट्टानों को जो है वो क्रश करते हैं। ठीक है, अच्छा उसमें फिर आपके पास दो दफ़ा इसकी क्रशिंग होती है। पहले जो होती है इसको हम प्राइमरी क्रशिंग कहते हैं। ठीक है, जो कि आपके पास बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं उनको छोटे साइज़ में तकसीम करती है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी क्रशिंग, दोबारा इसकी क्रशिंग की जाती है ताकि ये इसकी और फर्दर साइज़ में डिवाइड हो जाए, क्योंकि हमें बहुत छोटे साइज़ में कंक्रीट के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो दोबारा इसको क्रश किया जाता है, इसको हम सेकेंडरी क्रशिंग कहते हैं। देन उसके बाद जो है इसकी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग से मुराद इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं है, मीन्स कोई पौधे वगैरह या कोई और इम्प्योरिटीज़ वगैरह तो इसके अंदर नहीं आ गई। ठीक है, वो प्लास्टिक्स वगैरह या कुछ और स्टोन्स के अलावा ठीक है चीज़ें तो नहीं आ गई। ठीक है, देन उसके बाद जो है इसको डिफरेंट साइज़ में तकसीम किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ में, और फिर उसके बाद जो है वो यूज़ कर दिया जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टोन क्रशिंग। अच्छा आप क्या कह रहे हैं सर? स्लाइड गुड क्वालिटीज़, ठीक है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सलमान। ठीक है, तो ये आपका स्टोन क्रशिंग का प्रोसेस है। ठीक है, एंड गुड क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा जो आपके पास आइडियल जो आपके पास एग्रीगेट्स होने चाहिए ना, जो आप कंक्रीट में यूज़ करते हो। ठीक है, कंक्रीट में हम कौन से एग्रीगेट यूज़ करते हैं? जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं, जो साइज़ में बड़े होते हैं, और मोटर मसाला जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मोटर में आप कौन सा एग्रीगेट यूज़ करते हो? फाइन एग्रीगेट यूज़ करते हो, जिसको हम सैंड कहते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर अब क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? ठीक है, तो पहली क्वालिटी ये है कि ये आपके पास मिक्स होने चाहिए। ठीक है, आपके पास जो एग्रीगेट्स आपको दरिया के किनारे से मिले हैं, ठीक है, वहाँ से कलेक्ट किए हैं, और जो आपने स्टोन्स को क्रश करके ठीक है बनाए, तो इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। मीन्स 50% जो है वो ग्रेवल्स होने चाहिए, ग्रेवल्स उसको कहते हैं जो दरिया के किनारे से मिलते हैं, और 50% जो है वो स्टोन्स होने चाहिए। ठीक है, जो आप क्रश करते हो, तो इन दोनों को अगर आप 50-50% मिक्स हो ना, तो ये अच्छी कंक्रीट आपके पास बनती है। ठीक है, तो ये गुड क्वालिटी होती है। अगर ये कम होती है एक चीज़ आपके पास, फॉर एग्जांपल 100% स्टोन यूज़ करते हो या 100% ग्रेवल यूज़ करते हो, तो आपको इतनी स्ट्रेंथ नहीं देती। ठीक है ना, ये एक आपके पास अच्छी क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी ये है कि एग्रीगेट जो है वो हार्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होना चाहिए। ठीक है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग कैसे होना चाहिए? उसके लिए जो आपको मैंने पीछे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में टेस्ट बताए हैं, ठीक है, उन टेस्ट के ज़रिए हमें पता चलता है कि इसकी हार्डनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं, ये स्ट्रॉन्ग हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं कि नहीं। ठीक है, सो वहाँ से आपको ये वैल्यूज़ पता चलती है, और वैल्यूज़ की बुनियाद पे फिर आप इसकी अच्छी क्वालिटी का बता सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद अच्छा एग्रीगेट जो है इसके अंदर वेजिटेबल मटेरियल्स, यहाँ पे स्लाइड पे लिखा हुआ है वेजिटेबल मटेरियल, यही मैंने आपको बताया कि अक्सर चट्टानें जो होती हैं वो ज़रखेज़ होती हैं, उनके ऊपर पौधे वगैरह होते हैं, उनके ऊपर घास वगैरह होती है कुदरती तौर पे, तो जब आप उनको क्रश करते हो ठीक है, तो वो भी उसके साथ ही मिक्सअप हो जाती हैं। तो उन चीज़ों से ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा डेंस से मुराद सबील डेंस उसको कहते हैं जब इसके अंदर जो है खाली जगह ना हो। ठीक है, पोर्स ना हो, जो मैंने आपको पोरोसिटी बताई है ना, पोर्स। ठीक है, इसके अंदर खाली जगह, सुराख ज़्यादा ना हो इसके अंदर। ठीक है, आपने एक चट्टान तोड़ी है, जब आप उसने हाथ पे पकड़ते हो तो उसके अंदर बहुत सारे सुराख आपको नज़र आते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ये डेंस नहीं है। ठीक है ना, सो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इसकी क्वालिटी है कि ये एंगुलर होने चाहिए। ठीक है, एक मखसूस साइज़ में होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास डिफरेंट साइज़ में हैं तो ये आपके पास बैड क्वालिटी एग्रीगेट में आता है। ठीक है, अच्छा और क्या कह रहे हैं कोटिंग, ये कौन से पॉइंट में है? हाँ, कोटिंग से मुराद ये कि इसके ऊपर किसी किस्म की फंजाई की लेयर ना हो। फंजाई आपको पता है अक्सर ये दरिया के किनारे पे ठीक है जो चट्टानें होती हैं इनके ऊपर ग्रीन सी लेयर आ जाती है ऊपर से। ठीक है, जिसको हम फंजाई कहते हैं या फंगस वगैरह कहते हैं, तो ये चीज़ें इसके ऊपर कोटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ इसके, अब आपको मैंने जब बताया मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में,
ठीक है। तो अक्सर चट्टानें ऐसी होती हैं ना, इसके अंदर कुदरती तौर पे हमारे पास नमकियात होती हैं, ठीक है। बाज़ चट्टानें ऐसी अंदर होती हैं कि उसके अंदर जो है मिनरल्स मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, ठीक है। तो मिनरल्स से ये पाक होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मिनरल्स नहीं होने चाहिए। मिनरल्स से मुराद ऐसे एरिया कि आपने चट्टानें लिया, वहाँ पे आपके पास लेट से कोयला निकला है, तो चट्टानों में वो कोयले की कुछ मकदार होती है, या ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे आपके पास एलुमिनियम के ज़रात होते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। मींस क्लियर एग्रीगेट्स होने चाहिए, उसके साथ कोई और मटेरियल या मिनरल्स नहीं होने चाहिए। तो ये आपके पास गुड क्वालिटीज़ हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। इज़ दैट क्लियर नाउ? सो दिस वाज ऑल अबाउट एग्रीगेट्स। हमने एग्रीगेट्स को 2 वीक्स में कवर कर लिया। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू मटेरियल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और जिनके बेचारों के सिग्नल्स का इशू था तो वो इसकी